हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 109 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 1550 to 1605 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट वर द बेसिक फीचर्स ऑफ द मनसब सिस्टम अंडर अकबर? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अकबर के दौरान लागू किया गया मनसब सिस्टम के बेसिक फीचर्स को समझाना है। आपको बताना है कि ये सिस्टम क्या था, कैसे काम करता था, इसका स्ट्रक्चर क्या था और किस तरह से ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आंसर। इंट्रोडक्शन। मनसब का मतलब होता है पद या रैंक। अकबर ने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए एक नया मनसब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हर ऑफिसर को एक स्पेसिफिक रैंक मिलती थी। इस रैंक से उसकी सैलरी, स्टेटस और आर्मी में जिम्मेदारियों का पता चलता था। हर मनसबदार को 2 पार्ट्स में रैंक मिलती थी, ज़ैट और सवार। यह सिस्टम मुगल साम्राज्य को सेंट्रलाइज करने और आर्मी को ऑर्गेनाइज करने में बहुत काम आया। मेन बॉडी। 1. मनसब सिस्टम का स्ट्रक्चर। हर मनसबदार को एक न्यूमेरिक रैंक मिलती थी, ज़ैट और सवार। ज़ैट से पर्सनल स्टेटस और सैलरी डिसाइड होती थी। सवार से ये डिसाइड होता था कि उससे कितने घोड़े और सैनिकों का मेंटेनेंस करना है। रैंक्स 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, लेकिन ज्यादातर लोग 500 से 5,000 के बीच होते थे। मिलिट्री और सिविल दोनों तरह के ऑफिसर्स इस सिस्टम में शामिल होते थे। 2. भर्ती और प्रमोशन। मानसाबदारों की भर्ती, उनका प्रमोशन और डिसमिसल का पूरा अधिकार सिर्फ एम्परर के पास था। प्रमोशन मेरिट, लॉयल्टी और काम के परफॉर्मेंस के बेस पर होता था। अकबर ने राजपूत, हिंदू और इंडियन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करके इंक्लूसिव रूल एस्टैब्लिश किया। 3. सैलरी और जागीर सिस्टम। मानसाबदारों को सैलरी डायरेक्टली कैश में नहीं मिलती थी, उन्हें जागीर अलॉट की जाती थी। जागीर का मतलब होता था किसी एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। सैलरी उनके ज़ैट रैंक के अकॉर्डिंग फिक्स होती थी, जिससे वो अपने आर्मी और खुद के एक्सपेंसेस कवर करते थे। 4. सेना और प्रशासन में रोल। हर मनसबदार को फिक्स नंबर ऑफ कैवलरी, हॉर्सेस और इक्विपमेंट मेंटेन करना पड़ता था। समय समय पर इंस्पेक्शन होती थी ताकि सब कुछ प्रॉपर्ली मेंटेन हो। यही मनसबदार कई बार सूबेदार या दीवान जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी निभाते थे। कंक्लूजन। मनसब सिस्टम अकबर का एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो उनके एम्पायर को एफिशिएंटली चलने में मददगार बना। इसने एम्परर के प्रति लॉयल्टी एंश्योर की, हेरेडिटरी पावर्स को कंट्रोल किया और मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट किया। यह सिस्टम मुगल एम्पायर की मिलिट्री स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग बेस बना। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड राइट्स इन मेडिवल डेक्कन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मेडिवल डेक्कन के लैंड राइट्स के अलग अलग प्रकारों का एनालिसिस करना है। हमें ये समझाना है कि इन राइट्स का नेचर क्या था, कौन उस करता था और इनका इम्पैक्ट किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और समाज पर हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। मेडिवल डेक्कन में लैंड राइट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते द अग्रेरियन सिस्टम और पॉलिटिकल पावर को शेप करने में। अलग अलग एरियाज में ये राइट्स डिफरेंट द, कहीं कस्टम बेस्ड तो कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव या रिलीजियस बेस पर मिलते थे। इन राइट्स को समझने से रूलर, किसान, लैंडलॉर्ड्स और टेम्पल्स के बीच के रिश्ते को समझना आसान होता है। मेन बॉडी। 1. लैंड राइट्स के कैटेगरीज। एक ओवरव्यू। डेक्कन में लैंड ओनरशिप और टैक्स सिस्टम के बेस पर अलग अलग प्रकार के लैंड राइट्स थे। मेन कैटेगरीज थी रैयती, किसानों के पास, इनाम, दान में मिली हुई, वतन, सेवा के बदले में, और खालसा, स्टेट कंट्रोल वाली। हर कैटेगरी के अपने रूल्स द टैक्स, ओनरशिप और ट्रांसफर के लिए। 2. रैयती लैंड, किसानों के पास वाली जमीन। रैयत्स वो लोग जो डायरेक्टली स्टेट को रेवेन्यू देते थे। जमीन उनके पास होती थी लेकिन लीगल ओनरशिप उनके पास नहीं होती थी। उन्हें कल्टीवेशन और कभी कभी ट्रांसफर राइट्स मिलते थे। यही लैंड फॉर्म मेजर फूड प्रोडक्शन और स्टेट इनकम का सोर्स था। 3.
इनाम लैंड, टैक्स फ्री दान वाली जमीन। इनाम लैंड्स वो जमीनें थी जो किसी इंडिविजुअल या टेम्पल, मॉस्क को बिना टैक्स के दी जाती थी। यह ग्रांट्स पर्सनल भी हो सकती थी, मदद माश या इंस्टीट्यूशनल भी। इनके जरिए रूलर्स ने रिलीजियस ग्रुप्स और ब्राह्मण्स को अपनी तरफ बनाए रखा। इनाम होल्डर्स को रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था। 4. वाटन लैंड, सेवा के बदले में मिलने वाली जमीन। वाटन लैंड्स उन लोगों को मिलती थी जो विलेज में कोई सर्विस करते थे, जैसे पटेल, कुलकर्णी, देशमुख। यह हेरेडिटरी होती थी, मतलब जनरेशन से जनरेशन चलती थी। होल्डर्स को टैक्स नहीं देना पड़ता था और उनका एक स्ट्रॉन्ग स्टेटस बनता था गांव में। इस सिस्टम ने रूरल पावर स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया। 5. खालसा लैंड, स्टेट के कंट्रोल में जमीन। खालसा लैंड डायरेक्टली सरकार के अंडर हो, पीई टैक्स ज्यादा लगता था। इसका रेवेन्यू सल्तनेट्स के लिए मेजर इनकम सोर्स था। अपॉइंटेड ऑफिशियल्स इन लैंड्स को मैनेज करते थे। पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका एलोकेशन भी बदल सकता था। 6. सामाजिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इन लैंड राइट्स से एक क्लियर अग्रेरियन हायरार्की बनी। ब्राह्मण्स और ऑफिशियल्स टॉप पर और किसान नीचे। इनाम और वतन सिस्टम्स ने पावरफुल लैंडओनर्स क्रिएट किए। जिसके पास जमीन होती थी उसके पास लोगों पर भी कंट्रोल होता था। सिस्टम कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हर लेवल पर किसी ना किसी का फायदा था। 7. राजनीति और रेवेन्यू में भूमिका। रूलर्स इन कैटेगरीज का यूज करते द लॉयल्टी बनाए रखने के लिए। लैंड ग्रांट्स एक तरह का रिवॉर्ड भी होते थे। अहमदनगर, बीजापुर जैसे स्टेट्स का रेवेन्यू सिस्टम लार्जली इन ही लैंड्स पर डिपेंडेंट था। कंक्लूजन, मेडिवल डेक्कन के लैंड राइट्स सिस्टम से हमें उस समय के सामाजिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पता चलता है। कुछ लैंड्स डायरेक्टली सरकार के पास थी, कुछ रिलीजियस या एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को दी जाती थी। यह कैटेगरीज सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि पावर और कंट्रोल का टूल भी थी। इनको समझना जरूरी है अगर हमें उस समय का गवर्नेंस समझना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. राइट अ नोट ऑन द वर्किंग ऑफ द मुगल मिंटिंग सिस्टम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मुगल पीरियड में सिक्के बनाने का सिस्टम कैसे काम करता था। आपको बताना होगा कि मिंट्स का स्ट्रक्चर क्या था, कॉइन्स कैसे डिजाइन होते थे, उनका इकोनॉमिक रोल क्या था और किस तरह से ये सिस्टम अकबर के समय में स्टैंडर्डाइज हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। मुगलन का मिंटिंग सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड और स्टेट कंट्रोल्ड प्रोसेस था जिसमें एम्पायर के लिए सिक्के बनाए जाते थे। अकबर के समय में इस सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया गया, जिससे ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में स्टेबिलिटी आए। ये सिक्के सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल अथॉरिटी का सिंबल भी थे। मिंट्स का काम, कॉइन डिजाइन और प्योरिटी का ध्यान इस सिस्टम का को था। मेन बॉडी। 1. मिंट्स का स्ट्रक्चर और कंट्रोल। मुगल स्टेट ने सिक्के बनाने के लिए अलग अलग सिटीज में मिंट्स एस्टेब्लिश किए थे, जैसे आगरा, लाहौर, अहमदाबाद और दिल्ली। हर मिंट में एक प्रॉपर हायरार्की होती थी, जैसे दरोगा, सुपरिटेंडेंट, ज़रब, असेयर और मुहरदार, डाई एनग्रेवर। कोर्ट से रेगुलर इंस्पेक्शन होता था ताकि कॉइन क्वालिटी मेंटेन रहे। 2. कॉइनेज का स्टैंडर्डाइजेशन। मुगलन ने एक 3 मेटालिक करेंसी सिस्टम अडॉप्ट किया था। गोल्ड, मोहर, सिल्वर, रुपी और कॉपर, दम। अकबर ने कॉइन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए जिससे हर जगह वेट और प्योरिटी सेम रही। सिल्वर रुपी लगभग 11.4 ग्राम्स का होता था, जो एक कॉमन स्टैंडर्ड बन गया। 3. कॉइन्स का डिजाइन और सिंबलिज्म। कॉइन्स पर एम्परर का नाम, टाइटल, मिंट का नाम और इस्लामिक कैलेंडर का साल लिखा होता था। ये सिर्फ सिक्के नहीं बल्कि मुगल राजकीय सोच का प्रतिनिधित्व करते थे। अकबर के कॉइन्स पर अल्लाह अकबर या जल्ला जलालुहु जैसे फ्रेजेस लिखे होते थे। दिना इलाही के टाइम पर कुछ कॉइन्स रिलीजियस सिंबल से भी अलग थे। 4. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और सर्कुलेशन। मुगल सिक्के लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सेप्ट किए जाते थे, जिससे ट्रेड को बूस्ट मिलता था। एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में मिंट्स होने से कॉइन्स की सप्लाई इजी थी। इन्हीं कॉइन्स से टैक्स लिया जाता, सैलरी दी जाती और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी किया जाता था। 5. डिक्लाइन और सिस्टम का इम्पैक्ट। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम तक सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा, पर लेटर मुगल्स के टाइम में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा वीक हुआ। फिर भी ये मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग था कि सक्सेसर स्टेट्स और ब्रिटिशर्स ने भी इसे अडॉप्ट किया।
कंक्लूजन, मुगल मिंटिंग सिस्टम सिर्फ इकोनॉमी का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनकी सरकारी पावर और कंट्रोल का प्रमाण था। स्टैंडर्डाइज्ड सिक्के, पावरफुल डिजाइन और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्पायर को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। ये सिस्टम इतना इम्पैक्टफुल था कि उसका इफेक्ट फ्यूचर रेजीम्स पर भी दिखा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Revenue farming, Ijara. B. Food crops and cash crops. C. Akbar and the Jains. D. Vernacularization of the Sanskrit texts. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से किसी भी 2 को चूज करके एक्सप्लेन करना है। यह टॉपिक्स मुगल पीरियड के सोशल, इकोनॉमिक या कल्चरल एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। हमें हर टॉपिक का मतलब, पर्पस और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्लियरली समझानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मुगल काल में कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स और पॉलिसीज देखे गए जो एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और कल्चर को डिफाइन करते हैं। इज़ा सिस्टम ने रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका दिखाया और अकबर जैन संबंध उसकी धार्मिक सोच को। फूड और कैश क्रॉप्स ने एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को अफेक्ट किया और संस्कृत टेक्स्ट्स का वर्नाक्युलराइजेशन ने लैंग्वेज और कल्चर में बदलाव लाया। मेन बॉडी। ए. रेवेन्यू फार्मिंग, इजरा। डेफिनेशन। इज़ा एक सिस्टम था जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन का राइट सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, जिसे इजदार कहते थे। प्रोसेस। इजदार स्टेट को फिक्स्ड पैसा देता था और फिर लोगों से टैक्स वसूल करता था, कभी कभी जबरदस्ती भी। इम्पैक्ट। किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता था क्योंकि इजदार सिर्फ अपना मुनाफा देखते थे। स्टेट को शॉर्ट टर्म फायदा मिलता था पर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स बढ़ती थी। डिक्लाइन। अकबर ने इस सिस्टम को कम किया और जबत सिस्टम, डायरेक्ट कलेक्शन, को प्रमोट किया। बी. फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जैसे व्हीट, राइस, बाजरा, जो लोग खुद खाने के लिए यूगेट थे। कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो, कॉटन, ओपियम, जो बाजार में बेचने के लिए उगाए जाते थे। इकोनॉमिक रोल। कैश क्रॉप्स से एग्रीकल्चर कमर्शियल हुआ, लेकिन कभी कभी फूड क्रॉप्स को नेग्लेक्ट करने से फूड क्राइसिस भी होता था। स्टेट रोल। मुगल रूलर्स ने कैश क्रॉप्स को प्रमोट किया क्योंकि उनसे रेवेन्यू आता था। सी. अकबर एंड द जैन्स। इंटरैक्शन। अकबर काफी क्लोज द जैन मंक्स से, जैसे हिरविजय सूरी। पॉलिसीज। जैन फेस्टिवल्स के दौरान जानवरों की हत्या पर रोक लगाए। जजिया टैक्स को जैन्स के लिए खत्म कर दिया। इम्पैक्ट। सुलह आई कुल, यूनिवर्सल पीस, पॉलिसी का एग्जाम्पल था। जैन्स को मुगल समाज में इंटीग्रेट किया गया। डी. वर्नाक्युलराइजेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट्स। मीनिंग। संस्कृत के क्लासिकल टेक्स्ट्स का लोकल भाषाओं में ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन। कॉन्टेक्स्ट। अकबर जैसे रूलर्स ने इस प्रोसेस को सपोर्ट किया ताकि ज्यादा लोग ज्ञान ले सकें। ये एक कल्चरल मिलन का हिस्सा था। इम्पैक्ट। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप हुई, एलिट और कॉमन कल्चर के बीच का गैप कम हुआ। कंक्लूजन। ये सभी टॉपिक्स मुगल साम्राज्य के अलग अलग पहलू को दिखाते हैं, चाहे वो रेवेन्यू का तरीका हो, एग्रीकल्चर, रिलीजन या लिटरेचर। इनके थ्रू हम समझ सकते हैं कि मुगल रूल कितना कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड था। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।